इस वीडियो में हम समझेंगे इनकैप्सुलेशन चैप्टर को और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टॉपिक हैं इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको यहाँ मैं कवर करूँगा। तो पहले तो ये देखते हैं इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि जब हम डेटा को और अपने जो मेथड्स हैं, मतलब मेमोरी वेरिएबल और मेमोरी मेथड, इनको जब हम किसी एक यूनिट में कंबाइन कर लेते हैं, जैसे एक कैप्सूल हो गया, कैप्सूल के अंदर हमने इन दोनों को बंद कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। और जिसके अंदर हम इन दोनों को बंद करके रखते हैं वो होती है मेरी क्लास। तो मेरी क्लास है, मान लो, जो मैंने यहाँ पर एक कैप्सूल से समझाने के लिए बना रखी। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो है मेरा मेथड और एक है वेरिएबल्स, मेंबर मेथड और मेंबर वेरिएबल। इन दोनों को हमने क्लास के अंदर बंद कर दिया, यही है हमारा इनकैप्सुलेशन। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाएगा। मतलब इसको ऐसा है नहीं कि कोई भी आकर उठा लेगा, क्योंकि हमने उनको किसी चीज़ के अंदर बंद करके संभाल के रखा है। कुल मिला के मोटा मोटा इसका काम ये है इनकैप्सुलेशन का। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई कार के लिए लोन ले रहा है, ठीक है। तो कार के लिए कोई लोन लेगा तो मोटी मोटी जो तीन चीज़ें हैं उसे पता होनी चाहिए। वो क्या है कि भाई लोन का अमाउंट कितना है, कितनी उसे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी और भाई कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा। उसने ये तीन चीज़ें बता दी, जैसे जहाँ से भी वो ले रहा है, मतलब तो वो क्या करेंगे, उसका वो कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना लोन है, क्या है, सब डिटेल्स उसे बता देंगे। बट कैसे कैलकुलेशन हो रही अंदर वो नहीं बताई जाएगी उसे, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं, यहाँ पर हमने इनकैप्सुलेशन का यूज़ करा। हमने क्या करा, हमने इंटरनल डिटेल्स हिडन रखी हैं, बस जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही बताई हैं। इसमें क्या क्या एक्सेस स्पेसिफायर हो सकते हैं? तो चार तरीके के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक जब कुछ नहीं लिखते वो अपने आप आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो होता है हमारा प्राइवेट। तो इसमें ये स्ट्रिक्ट है, इसमें सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। डिफ़ॉल्ट वाले में पैकेज की एक्सेस रहेगी, भाई पैकेज में से कहीं से भी कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। प्रोटेक्टेड में सब क्लास या पैकेज उसी के अंदर कर पाएंगे, और पब्लिक में कोई भी, नाम ही पब्लिक है तो कोई भी कर सकता है। अब समझते हैं, जैसे पब्लिक स्पेसिफायर की बात करेंगे तो मैंने कोई वेरिएबल बनाया रोल नंबर करके। अब बस उस वेरिएबल के आगे मैंने लिख दिया पब्लिक। तो जैसे ही मैंने इसके आगे पब्लिक लिखा, अब इसकी एक्सेस हो चुकी है पब्लिक। अब इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्लास के अंदर से भी, क्लास के बाहर से भी, पैकेज के अंदर से भी, पैकेज के बाहर से भी। तो हमने डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पर कि इसको कौन एक्सेस कर पाएगा कौन नहीं, इस कीवर्ड की मदद से। अब ऐसे ही मैंने प्राइवेट का अगर यूज़ करा, तो प्राइवेट के केस में क्या होता है, ये उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और इसको हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना ही पैकेज में कहीं और से कर पाएंगे। तो ये सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्राइवेट लिखना पड़ेगा हमें अपने वेरिएबल के आगे, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब आते हैं प्रोटेक्टेड पे। तो प्रोटेक्टेड हमारा एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज, उसी पैकेज के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, और सब क्लासेस के अंदर। सब क्लास मतलब कोई क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही है, कोई इसकी चाइल्ड क्लास है तो वो भी इसको एक्सेस कर पाएगी, कहने का मतलब ये होता है। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड। इसके केस में हमें वेरिएबल के आगे जहाँ पर हमने डिफाइन किया है, हमें प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा। आते हैं डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट के केस में हमें कुछ भी नहीं लिखना होता, तो ऑटोमेटिक वो डिफ़ॉल्ट माना जाता है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर वेरिएबल बनाया होता और मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, तो ये ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाता, डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इसमें लग रहा होता। व्हेन नो स्पेसिफायर इज मैंशनड द मेंबर इज़ पब्लिक ओनली विद इन इट्स ओन पैकेज। लेकिन डिफ़ॉल्ट में होता क्या है कि उसके उस जो पैकेज है उसके अंदर कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। उस क्लास के अंदर भी कर सकता है और उस पैकेज के अंदर कहीं से भी, लेकिन पैकेज के बाहर से कोई नहीं कर पाएगा एक्सेस, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द पैकेज। तो ये जो तुम्हें चार चीज़ें हैं ना, ये पता होनी चाहिए, इनके बीच में अंतर क्या होता है। तो इसलिए मैंने एक टेबल बना रखा, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना इस टेबल का, ठीक है। तो प्राइवेट है मेरा स्पेसिफायर। अब सेम क्लास के अंदर क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी दूसरी क्लास के अंदर, उसी पैकेज के अंदर कोई दूसरी क्लास है उसमें, तो नहीं कर सकते। ऐसी सब क्लास में नहीं कर सकते, किसी और दूसरी क्लास में आउटसाइड ऑफ द पैकेज ना। तो सिर्फ उसी क्लास के अंदर होगा जिस पैकेज में ये बना हुआ है, उसी पैकेज में जिस क्लास में है उसी के अंदर में इसको एक्सेस कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट भाई उस पैकेज के अंदर उस क्लास में भी हो सकता है, और उसी पैकेज के अंदर किसी दूसरी क्लास से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कुल मिला के इसकी विजिबिलिटी पूरे पैकेज में रहती है कि पैकेज में कहीं से भी तुम कर सकते हो। प्रोटेक्टेड के केस में उस क्लास के अंदर कर सकते हो, उस पैकेज में से किसी दूसरी क्लास के अंदर से कर सकते हो, और सब क्लास से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक के केस में क्योंकि वो पब्लिक है तो भाई तुम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो स्कोप मतलब कि कोई वेरिएबल जैसे हम बनाते हैं, जैसे तुमने
कभी लूप बनाया, लूप के अंदर हम इंट आई करके वेरिएबल बनाते हैं, ऐसे कई बार हम कई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो हर किसी के ना लाइफ टाइम होता है कि कब तक ये रहेगा मेमोरी में या कितना इसका स्कोप है, तो वही हम यहाँ समझेंगे, स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम ये कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं ना, इससे हम स्कोप डिफाइन कर सकते हैं कि किसका स्कोप कितना रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहीं पर फॉर लूप बनाया, ठीक है, फॉर लूप है ये रहा। अब इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया इंट काउंट इक्वल टू 0। अब काउंट इक्वल टू 0 मैंने जो वेरिएबल बनाया है ये फॉर लूप के जो एक कर्ली ब्रेसेस है, मतलब इसकी बॉडी के अंदर बनाया, तो इसका स्कोप सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ही तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे लूप के मैं आगे बढ़ जाऊँगा फिर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं क्या इसके स्कोप के बाहर आ गया हूँ, मतलब यहाँ पर अब इस वेरिएबल का स्कोप नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस की मदद से कि किसका स्कोप कहाँ पर रहेगा। अगर मैंने इस वेरिएबल को इसके अंदर नहीं बनाने के बजाय बाहर बनाया होता तो फिर इसका पूरे प्रोग्राम में रहता, मतलब मैंने इसको अगर मेन मेथड के अंदर बनाया होता तो फिर पूरे मेन मेथड के अंदर मैं किसी भी लूप के अंदर कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकता था उस केस में। तो यह डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकल और आर्गुमेंट वेरिएबल को। अब जैसे हमने कोई मेथड बनाया, तो मेथड बनाने के बाद हम यहाँ पर जो कुछ पैरामीटर भी डिफाइन करते हैं, अगर वो मेथड कोई वैल्यू ले रहा है इनपुट में, तो हमने उसी तरीके से यहाँ पर इंट आर करके एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब इसका भी कहीं ना कहीं कुछ स्कोप होगा, ये हमारा हो गया आर्गुमेंट वेरिएबल, ठीक है ना, जो हमने पैरामीटर में दे रखा है। अब इसका स्कोप कितना होगा, जितना इस मेथड की बॉडी है, तो मतलब इसकी बॉडी के अंदर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो हमने देखो यहाँ पर रेडियस में आर असाइन किया तो ये काम कर जाएगा, बट मैं इसकी बॉडी के बाहर यही काम कर रहा होता, रेडियस में अगर मैं आर असाइन कर रहा होता तो तब नहीं काम होता। इस केस में फेल हो जाएगा ये और कंपाइल एरर आ जाएगा कि भाई आर इज़ नॉट डिफाइंड करके, या आर वेरिएबल कंपाइलर के समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा स्कोप कितना है और उसी के अंदर हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मेरा ये बॉडी चल जाएगी इसकी पूरी, इसके बाद ये जो दोनों वेरिएबल हैं हमारे आर ए डी रेडियस और ये आर, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेमोरी से। जैसे फॉर लूप के वेरिएबल होते हैं, फॉर लूप के अंदर ही यूज़ कर पाते हैं ना वो आई जे वाले, जब हम नॉर्मली बनाते हैं, क्योंकि उनका स्कोप ही उतना है। तो वही चीज़ है ये। अब इंस्टेंस वेरिएबल ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। तो जैसे मेरी कोई क्लास है, मान लो सर्कल नाम की, तो सर्कल नाम की क्लास है। अब सर्कल नाम की क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है योर सर्कल, एक है माई सर्कल, ठीक है। ये जो मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, अब क्योंकि मेरी क्लास है सर्कल नाम की और इसके अंदर मैंने कहीं पर एक वेरिएबल डिफाइन करा है रेडियस नाम का, ठीक है, ये मेरा इंट रेडियस हो गया। तो ये रेडियस नाम के वेरिएबल की कॉपी दोनों ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग से अपनी अपनी आएगी, ठीक है। जितने भी हम वेरिएबल बनाते हैं क्लास के अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी अपनी खुद की इंडिविजुअल कॉपी होती है। तो माई सर्कल के पास एक रेडियस आया, एक योर सर्कल के पास रेडियस आया। अगर हमें इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, मान लो मुझे रेडियस प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इसका खुद का वेरिएबल है ना। तो मुझे लिखना पड़ेगा माई सर्कल डॉट रेडियस, मतलब माई सर्कल वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस वेरिएबल चाहिए मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ माई सर्कल ना लिख के योर सर्कल लिखूँ तो तब क्या होगा, योर सर्कल डॉट रेडियस, तब वो योर सर्कल वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस वाला जो वेरिएबल है उससे लाएगा। मतलब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करवाना चाहता हूँ, तो उस केस में ये वाला आएगा। तो ऐसे स्कोप डिफाइन होता है कि मैं ऑब्जेक्ट के नाम की मदद से उसका वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। खाली रेडियस लिख के नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऐसे एक अलग से वेरिएबल नहीं है, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल मुझे चाहिए उस वाले का नाम डॉट करके वेरिएबल का नाम आएगा। अब ऐसी क्लास वेरिएबल होता है। क्लास वेरिएबल क्या हो गया, जैसे मान लो सर्कल वही क्लास है, अब इसके अंदर एक ये पाई करके बना रखा, तो इसके आगे हमने लिखा स्टैटिक, और पाई हमारा फ्लोट है, फ्लोट पाई, उसकी वैल्यू हमने दे दी 3.1415 और ये बना दिया। अब तुम्हें दिख रहा है मैंने यहाँ पर जैसे नॉर्मल हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन तो वैसे ही करा है, फ्लोट वेरिएबल का नाम और इक्वल टू वैल्यू दे के, लेकिन मैंने यहाँ स्टैटिक लिखा है। स्टैटिक का मतलब है अब ये हमारा क्लास वेरिएबल बन गया। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब अब ये होता है कि जो हमारा क्लास वेरिएबल है उसकी सिंगल कॉपी रहती है। अब हर ऑब्जेक्ट को उस अलग अलग कॉपी नहीं मिलेगी जैसे पिछले केस में हो रहा था। अब यहाँ पर एक ही कॉपी रहेगी बट वो दोनों के साथ शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए फिर से, माई सर्कल और योर सर्कल, इन दोनों को ये एक ही वेरिएबल है पाई, ये दोनों इसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
किसी एक का नहीं है ये वेरिएबल, अब ये सबके साथ शेयर होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सबके साथ ये शेयर होगा। बस ये डिफरेंस है तुम्हारा क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में। अब बात आती है इसको एक्सेस कैसे करेंगे। क्योंकि ये वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये पूरे क्लास का वेरिएबल है, तो इसे एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का नाम लिख के डॉट करके वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। तो इस केस में क्लास का नाम क्योंकि सर्कल है, तो सर्कल डॉट पाई करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि कभी भी हमें अगर ये वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो वहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इसको क्लास के नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, तो मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा इसके केस में। तो इस एग्जांपल में हम जितनी हमने चीज़ें पढ़ी उनको समझ लेते हैं एक बार। जैसे मैंने क्लास बना रखी सर्कल, अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल तुम्हें दिख रहे हैं, एक तो है स्टैटिक करके डबल टाइप का पाई और वैल्यू हमने दे रखी, ऐसी एक प्राइवेट करके बना रखा है इंट टाइप का रेडियस नाम का। देखो पहले वाले में क्योंकि स्टैटिक लिखा है तो ये है मेरा क्लास वेरिएबल, ठीक है। दूसरे वाले में कुछ स्टैटिक वगैरह नहीं लिखा है तो वो मेरा कौन सा होगा, इंस्टेंस वेरिएबल। ये दो डिफरेंस तो तुम्हें समझ में आ गए ना, ठीक है। तो पहला वाला है क्लास वेरिएबल, दूसरा वाला इंस्टेंस वेरिएबल। अच्छा, क्लास वेरिएबल की कॉपी सबके साथ शेयर होगी, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल हर एक के अपने खुद के अलग अलग होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा हमने यहाँ पर एक बना रखा है मेथड रेडियस नाम का। अब यहाँ पर जो हमने ये बना रखा है मेथड, ये इसकी जो यहाँ पर है ये आर्ग्यूमेंट वेरिएबल हमने बना रखा कि भैया एक वैल्यू लेता है इंटीजर टाइप की। अब जो ये हमने बना रखा इसका स्कोप कितना होगा, इसकी बॉडी के अंदर अंदर तक, ठीक है। यहाँ दिख रहे हैं तो मैं कर्ली ब्रेसेस, तो इसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे इस आर नाम के वेरिएबल को। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा मेन मेथड है। तो देखो मेन मेथड के अंदर हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है ना, एक RAD नाम का और एक रिजल्ट नाम का। अब इनका स्कोप कितना होगा, इनका स्कोप होगा जहाँ तक मेरे मेन मेथड की बॉडी है, तो यहाँ तक इनका स्कोप है, समझ रहे हो। तो इसके बाहर मैं इनको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। और ये मेरे कौन से वेरिएबल हो गए, मेरे लोकल वेरिएबल हैं, मतलब लोकल टू दिस स्कोप। अब एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा होगा, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो हमें ये पता है कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो मेन मेथड से चलता है, तो यहाँ से वो चलना शुरू होगा मेन मेथड से। सबसे पहले RAD नाम के वेरिएबल को 4 मिल गई वैल्यू और रिजल्ट हमने एक डिफाइन करके रख दिया वेरिएबल। अब हमने सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई सर्कल नाम का, और यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब इस क्लास में क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना है, तो जावा का कंपाइलर अपने आप से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देगा, और वो क्या करेगा, इस माई सर्कल नाम के ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के वेरिएबल को प्रोवाइड कर देगा। तो इसके कितने वेरिएबल थे मेरे माई सर्कल नाम के ऑब्जेक्ट के, इसमें था एक रेडियस नाम का इसका वेरिएबल, तो उसको इसने 0 वैल्यू दे दी होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर की कितनी होती है, 0। ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, हमने माई सर्कल ऑब्जेक्ट की मदद से सेट रेडियस मेथड को कॉल करी। माई सर्कल ने सेट रेडियस को कॉल करी, तो सेट रेडियस कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉल लगी और क्या होगा, RAD वैल्यू हम पास कर रहे हैं तो वो है 4, तो यहाँ R के अंदर आ जाएगी 4, तो यहाँ R में आ गया 4 आया, तो रेडियस में 4 आ गया क्योंकि R था 4। तो अब हमारा जो इस ऑब्जेक्ट का रेडियस वाला वेरिएबल था उसमें 4 आ चुका है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने कॉल करी थी। ऐसे होता है काम, ये है स्कोप डिफाइन हो रहा है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में हमने करा रिजल्ट इक्वल टू माई सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया। अब इस ऑब्जेक्ट ने कैलकुलेट एरिया मेथड कॉल करा, तो कैलकुलेट एरिया मेथड जब इस ऑब्जेक्ट ने कॉल करा तो ये ऑब्जेक्ट अपनी चीज़ें अपने साथ लेके आता है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का एक रेडियस नाम का वेरिएबल भी है, तो इसलिए जब हम अंदर यहाँ पर पाई इंटू रेडियस कर रहे हैं, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है, तो यहाँ रेडियस इंटू रेडियस में इसके ही रेडियस वाले की वैल्यू आएगी, जो क्या थी, 4 थी, तो 4 इंटू 4 हो रहा होगा। और पाई तो हमारा क्लास का वेरिएबल है ही, तो क्लास का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये तो सबके साथ शेयर हो रहा होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी, जो क्या है 3.1415। तो कुल मिला के जब ये इंटू हुआ तो हमारा एरिया आ गया, ठीक है ना। अब एरिया आ गया, हमने रिटर्न करा एरिया, तो जब हम यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर करवा रहे हैं वो क्या, जो ऊपर से एरिया निकल के आया है वो यहाँ पर आ गया। अब मैंने प्रिंट करा वैल्यू ऑफ पाई इज़, अब देखो पाई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे, तो हमें पता है पाई क्या है, एक क्लास का वेरिएबल, तो इसके लिए क्लास का नाम लिखना पड़ेगा और डॉट करके पाए, तो ये हमने करा, तो प्रिंट हो जाएगी पाई की वैल्यू जो क्या है 3.1415, ठीक है। अब ऐसी नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज़। अब रेडियस प्रिंट करवा रहे, लेकिन अब देखो यहाँ पर रेडियस किसी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई सर्कल, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट रेडियस लिखा, तब इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो क्या है 4, ठीक है।
अब हमें प्रिंट करवाना है एरिया ऑफ सर्कल, तो हमने रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दिया क्योंकि वो इसमें आ चुका था, ठीक है। और रिज़ल्ट क्या है, लोकल वेरिएबल है, ये किसी ऑब्जेक्ट वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह का नाम लिखना नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही ना, ये लोकल वेरिएबल है इसके अंदर का, तो ये ऐसे ही आराम से प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम होता है, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, स्कोप इन नेस्टेड ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसका छोटा सा एग्जांपल लेके तुम यहाँ देखो, मान लो मेरे पे फॉर लूप है, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, ये मेरा फॉर लूप है। ये फॉर की बॉडी खोली, अंदर मैंने एक और फॉर लूप बनाया, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 10 और जे प्लस प्लस। ये हुआ मेरा फॉर लूप अंदर वाला और ये हुआ बाहर वाला क्लोज। अब ध्यान दो, मैंने अंदर वाले फॉर लूप के अंदर इंट काउंट इक्वल टू 0 लिखा है, मान लो। तो ये काउंट नाम के वेरिएबल का स्कोप कितना होगा, इसका स्कोप इतना ही होगा, क्योंकि मैंने अंदर वाले फॉर लूप के अंदर डिफाइन किया है। तो अंदर वाले फॉर लूप के अंदर ही इसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ इसको यहीं पर प्रिंट करवाना, जैसे मैंने अंदर ही प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काउंट, तो ये तो काम कर जाएगा क्योंकि मैं उसकी बॉडी के अंदर प्रिंट करवा रहा। लेकिन मैंने अगर अंदर वाले फॉर लूप के अंदर प्रिंट करने की बजाय इसे इसके बाहर यहाँ प्रिंट करवाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काउंट, तब नहीं प्रिंट होगा क्योंकि इतने के अंदर ही इसका स्कोप है। जैसे ही इसके बाहर आए तो ये मेमोरी से इरेज हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट नहीं करवा पाऊँगा, मैं यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा ही एक वेरिएबल इस वाले लूप के अंदर बनाया होता जो बाहर वाला लूप है, जैसे मैंने इंट यहाँ पर टेम्प इक्वल टू 10 करके बनाया होता, तो मैं इसको कहीं भी प्रिंट करवा सकता था, कहीं भी मतलब कहीं भी इसकी बॉडी के अंदर। मैं चाहे इसको यहाँ प्रिंट करवाता, मैं चाहे इसको यहाँ प्रिंट करवाता, यहाँ पर प्रिंट करवाता तब भी प्रिंट हो जाता, यहाँ भी प्रिंट करवाता हो जाता। तो अंदर वाले फॉर लूप के अंदर भी मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ और मैं इसको बाहर वाले फॉर लूप की बॉडी के अंदर भी इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, मतलब इसका इसको बड़ा है भाई, मैंने इसको जो बाहर वाला लूप है उसी के अंदर डिफ़ाइन कर दिया ना, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, अब उसके अंदर एक और फॉर लूप है तो उसके अंदर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी भी इसका मतलब बॉडी के अंदर जो भी है वहाँ मैं कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो ये हमारा होता है नेस्टेड ब्लॉक में स्कोप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, कैसे कैसे स्कोप होता है और कैसे हम चार जो हमारे इंपॉर्टेंट पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट हैं एक्सेस स्पेसिफायर, उनका कैसे यूज़ करेंगे। तो उनको ध्यान देना, उनसे तुम्हारे सेक्शन एक क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो मैंने अभी तुम्हें ये समझाया नेस्टेड में कैसे होता है स्कोप, तो इसका भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो कोड के स्निपेट करके आते हैं वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये तुम्हारी मदद करेंगे वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। डाउट है कुछ तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे।